आपको चौथी कक्षा में सिर्फ आपको विराम चिन्ह के 4 या 5 चिन्ह थे, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक और विस्मयादिबोधक। अभी आपको 5वीं कक्षा में 9 है, छठी कक्षा में 11 है। एक बार अगर आप ये लागू मतलब विराम चिन्ह परफेक्ट कर देंगे तो आपको कोई भी विराम चिन्ह का निशान लगाइए, ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप झट से उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, विराम का अर्थ क्या होता है पहले ये हम समझ लेते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना, और चिन्ह का अर्थ हुआ निशान। यहाँ पे मैंने लिखे है विराम मतलब रुकना। हम भी कहते हैं ना, चल रहे होते हैं, बहुत जोर जोर से चल रहे हो तो थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं ना, थोड़ा रुक जाओ ना, थोड़ा हम विराम करते हैं या थोड़ा हम आराम करते हैं, रुकते हैं। वैसे ही बोलते समय हम कंटिन्यू नहीं बोल सकते, हमें भी रुकने की जरूरत होती है, हमें भी आराम करने की जरूरत होती है। और यही विराम का अर्थ होता है रुकना, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। चिन्ह मतलब निशान लगाए जाते हैं। अपने भाव तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। मुझे अपने भाव प्रकट करने हैं तो मुझे पहले विराम चिन्ह क्या है ये समझ में आना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो मैं आपसे सवाल पूछते समय क्या करूंगी? बाहर कौन आया है? क्या है? भाव हो रहे हैं स्पष्ट, बाहर कोई तो आया है। ये आपको बोलने के बाद ही या भाव प्रकट करने के बाद ही तो समझ में आया ना, ये सवाल पूछ रही है ना, बाहर कोई तो आया है। आप क्या कर रहे हो? सवाल है। तो आपके भावों तथा विचारों को अगर सही रूप से और ढंग से मुझे आपके साथ क्या करना है, मतलब स्पष्ट करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषित करना है। तो इसे क्या कहा जाता है कि इसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? इन विराम चिन्हों की जरूरत होती है कि कहाँ पे मुझे विराम लेना है, कहाँ पे आप मुझे वाक्य में रुकना है, ये समझना बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है। इनके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता, स्पष्टता और सौंदर्य आता है। आप कहेंगे ऐसी भाषा में क्या शुद्धता आती होगी, या ऐसी भाषा में क्या स्पष्टता आती होगी, या क्या सौंदर्य? थोड़ी ऐसा होता है कि अगर हम रुकेंगे तभी मेरी भाषा अच्छी लगेगी, मैं नहीं रुकूंगा तो मेरी भाषा नहीं अच्छी लगेगी, ऐसा आप क्या करते होंगे? सोचते होंगे। लेकिन जहाँ पे मुझे विराम लेना है वहीं पे ही मैं रुक जाऊंगी, तभी हमारी भाषा शुद्ध रूप से हमें पता चलती है। या आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, पैराग्राफ होता है ना, वैसे ही आप कंटिन्यू, आप कहानी बता रहे हैं, आप बोलते समय क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू बोलते ही जा रहे हैं। तो वैसे अगर मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी तो क्या वो कहानी आपको अच्छी लगेगी? सुनने के लिए अच्छी लगेगी? स्पष्ट होगी वो? उसमें सौंदर्यता आ जाएगी, उसमें शुद्धता आ जाएगी? नहीं आ जाएगी ना। तो जहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए, जहाँ पे मुझे विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चाहिए, वहाँ पे मैं वो चिन्ह लगाऊंगी, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ अब ये मुझे पता चल गया है कि अब मुझे इस वाक्य में से शुद्धता पता चल रही है, इस वाक्य की सौंदर्यता मुझे ज्ञात हो रही है। इसके लिए विराम चिन्हों का होना क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हमारे हिंदी भाषा में भी क्या है? विराम चिन्ह 11 दिए गए हैं। आपने चौथी कक्षा में 4 पढ़े हैं तो 5वीं कक्षा के लिए आपको 9 है। आप छठी कक्षा में जाएंगे, 10वीं कक्षा तक आपको विराम चिन्ह है। ऐसा नहीं है कि आज मैं पढ़ूंगा तो कल मुझे ये सब नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और इनका महत्व पहले मैंने आपको स्पष्ट किया कि विराम चिन्हों की जरूरत क्या होती है। अगर विराम चिन्ह नहीं होते तो क्या होता, ये भी मैंने आपको बताया कि मैं कहानी पढ़ रही हूँ और बिना रुके ही मेरी गाड़ी शुरू है। ऐसा अगर करेंगे तो आपको क्या ये कहानी पसंद आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसके लिए विराम चिन्हों का होना बहुत ही जरूरी होता है। हमें कहाँ पे सांस लेने के लिए रुकना है ये भी इससे हमें पता चलता है। नहीं मैं कंटिन्यू बोलता हूँ ना तो बोलता ही जाऊँगा, बोलता ही जाऊँगा, मैं चल रहा हूँ ना तो चलता ही जाऊँगा, चलता ही जाऊँगा, रुकूंगा ही नहीं। आराम करने के लिए हमें विराम का होना बहुत जरूरी होता है ना। वैसे ही हमें चलते समय आराम करना जरूरी होता है, वैसे ही मुझे क्या करना है? वाक्य बताना है, कहानी बतानी है। उस वाक्य की शुद्धता विराम चिन्हों में होती है। उस कहानी का सौंदर्य किसमें छिपा होता है? इन विराम चिन्हों में छिपा हुआ होता है। तो बच्चों आज मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और एक मैं आपको ऐसे ही उदाहरण देती हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ठीक है। तो एक पैराग्राफ में आपको पढ़कर बताती हूँ तो आप भी मुझे बताएंगे कि आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है। आपको सुनते समय ये अच्छा लगेगा
या नहीं लगेगा। ठीक है, एक 2-3 लाइन ही मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तो आप कहेंगे अभी रुक जाइए कि सांस लीजिए, आराम कर लीजिए, यहाँ पे विराम चिन्हों का होना जरूरी था। ठीक है, तो देखिए 3 या 4 वाक्य मैं सेट में पढ़ूंगी, तो इसी से आपको पता चलेगा कि विराम चिन्ह का महत्व क्या होता है। देखिए, रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक मिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी मिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रही थी, गुस्से में जोर जोर चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तेरा शिकार कर लूंगा। मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम लिया, तो रुकना जरूरी है ना। क्या आपको कुछ समझ में आया? सिर्फ मैंने पैराग्राफ पढ़ती गई, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही थी, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे पूर्ण विराम है वहाँ पे रुक रही थी। तो बोलते समय भी हम कंटिन्यू नहीं बोल सकते, हमें थोड़ा आराम करना, रुकना जरूरी होता है। तो वाक्य की शुद्धता, सौंदर्यता किसमें छिपी होती है? तो इन विराम चिन्हों में छिपी हुई होती है। ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने क्या किया, आपको 4 लाइनें आपको पढ़कर बताई कि विराम चिन्हों का महत्व क्या होता है। तो पहले बच्चों, आज मैं आपको विराम चिन्ह बताऊंगी, विराम चिन्हों के उदाहरण। आपने ये पढ़ा है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक आध उदाहरण मैं आपको स्पष्ट करती जाऊंगी। विराम चिन्ह जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? यहाँ पे मैंने 9 लिखे हैं। पहला है हमारा अल्प विराम, ये आपको ज्ञात है, इसे अंग्रेजी में कॉमा कहा जाता है। ठीक है, मैंने अंग्रेजी वर्ड्स में लिखे हैं यहाँ पे, आप समझ जाएंगे कि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है। ओके, तो अल्प विराम मतलब कॉमा। देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा है। तो अल्प विराम मतलब बोलते समय या लिखते समय हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। पूछे ना 4 या 5, जैसे देखिए मैं बाजार जाकर क्या करूंगा, चावल खरीदूंगा, गेहूं खरीदूंगा, अनाज लाऊंगा, ऐसे में कंटिन्यू बोलती जाऊंगी। तो आप कहेंगे कि क्या करेंगे, इसके लिए गेहूं, चना, चावल, ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं यहाँ पे अनाजों के नाम होते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है, देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम का निशान मैंने यहाँ पे लगाया है, चिन्ह यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो अर्ध विराम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए एक आध वाक्य है, 2 वाक्य जोड़ते समय इस अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है, या 2 वाक्य हमें जोड़ने हैं। अर्ध का अर्थ क्या होता है कि आधा, जहां पे आधा विराम लगाया है, ये आधा और ये आधा बन गया है ना। तो जहां पे आधा विराम लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है। अर्ध विराम या अल्प विराम से कुछ और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो अथवा रुकना हो, वहां पे अर्ध विराम लगाया जाता है। मतलब ये पूर्ण विराम भी नहीं है, तो ये भी आधा रह गया और ये अर्ध विराम है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, इसलिए यहाँ पे अर्ध विराम और पूर्ण विराम ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, उड़ीसा में बाढ़ आ गई इसलिए घर खाली हो गए। आगे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें नहीं बैठ रहा था। या उड़ीसा में बाढ़ आ गई, सभी लोग अपना अपना घर छोड़ के भाग गए वहां से, है ना। 2 वाक्य हैं, जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, अर्ध विराम लगाया गया है। ये पूर्ण विराम तो आपको ज्ञात ही है, फुल स्टॉप। जैसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप डॉट का होता है, मराठी में भी डॉट लगाया जाता है, लेकिन हिंदी में फुल स्टॉप लगाते समय खड़ी बाई, कोई भी वाक्य पूर्ण करने के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेशन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, मुझे सवाल पूछना है किसी से, आपका नाम क्या है, सवाल है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं ना। तो ये आ देखिए, तो प्रश्न वाक्य, प्रश्न जब पूछे जाते हैं वाक्य में तो प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मय आदि सूचक चिन्ह, ये भी आपको ज्ञात है, आपने 4वीं कक्षा में ये पढ़ा है। कोई भी हर्ष हो, शोक हो, शाबाश कितने अच्छे मार्क्स लाए हो तुमने, आहा कितना बड़ा क्या है, साफ है वहां पे। तो ये क्या है, कोई भी हर्ष हो, शोक हो, उत्साह हो, ये भी हमें बताना होता है, तब हम विस्मय आदि सूचक का क्या करते हैं, यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं। या अच्छे मार्क्स अगर हम घर पर जाने के बाद अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जाए, वाह कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, वहाँ कितना कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं ना, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद है छठा हमारा निर्देशक चिन्ह।
डैश कहा जाता है, आपको ही मालूम होगा कि डैश लगाया जाता है। देखिए तो ये निर्देशक चिन्ह और यहाँ पे है योजक चिन्ह। आप कहेंगे ये और ये तो एक जैसे ही है, लेकिन एक जैसे नहीं है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे उनके उदाहरण आपको बताती हूँ और इसका मैं स्पष्टीकरण ज्यादा देती हूँ आपको। जो आपको कंफ्यूजन करना है ना वो ज्यादा स्पष्टीकरण देती हूँ। देखिए क्योंकि आपको प्रश्नवाचक मालूम है, विस्मय सूचक मालूम है, इसलिए ज्यादा नहीं बताया, इसका भी मैंने उदाहरण नहीं दिया आपको। तो अब मैं आपको ये जो निर्देशक चिन्ह है ना तो इसके बारे में जानकारी देती हूँ। जैसे देखिए कोई भी निर्देश अथवा सूचना देनी है, मुझे क्या करना है, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देनी है ना तो मैं निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए आपको ना दो विषय दिए जाएंगे और आपको इस पर क्या करने हैं, निबंध लिखने हैं। तो आप निबंध लिखिए, भारतीय पर्व हो या मेरा प्रिय खेल हो, तो आप लिखते समय कैसे लिखेंगे, तो उसमें आप क्या करते हैं, ज्यादातर निर्देशक चिन्ह देते हैं। तो उदाहरण और भी एक मैं आपको बताती हूँ, आपको संवाद लिखना है आगे चलकर, ठीक है, या किसने किससे कहा, कहा के आगे आप जो ऐसे बड़ी वाली डैश लगाते हैं ना, बड़ी वाली होती है वो, देखिए अध्यापक ने कहा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अध्यापक का वाक्य है, अध्यापक के मुंह से आ गया है, तो वहां पे आप अध्यापक ने कहा या ख्वाजा सरा ने बीरबल से कहा, या अभी आप 5वीं कक्षा में है तो आप उसके उदाहरण देख सकते हैं, मतलब किसने किससे कहा, तो वहां पे आप बड़ी वाली डैश लगाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह मतलब बड़ी वाली डैश देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप संवाद लेखन जब करते हैं तभी आपको ये ज्ञात होगा, राहुल ने कहा, राहुल के आगे डैश होता है, सोहम ने कहा, लीना हो, लीना हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखिए जो चावल की रोटियां ये आपने नाटक देखा, उसमें देखिए आपने देखा होगा डैश लगाया गया है, ये वाक्य किसका है, रोहित का है, सॉरी ये वाक्य किसका है, तो उसके जो कुछ भी पात्र हैं उनके आगे क्या किया गया था, डैश लगाया गया था। तिनसु आया, उबातुन आया, जो कुछ भी आया, तो मिनी हो, कोको हो, तो आपने वहां पे डैश लगाया गया था, तो इसे क्या कहा जाता है, निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। हमारा 7वां है उद्धरण चिन्ह, मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा होते हैं, एक इन्वर्टेड कामा, वन इन्वर्टेड कामा, टू इन्वर्टेड कामा, ये आपको अंग्रेजी में मालूम है, तो यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे 1 इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो हिंदी में भी वैसे ही क्या होते हैं, 2 इन्वर्टेड कामा होते हैं, मतलब एकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरे उद्धरण चिन्ह, एकहरे उद्धरण चिन्ह या दोहरे उद्धरण चिन्ह। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा है, रामचरित तुलसीदास जी का ग्रंथ है, ये जो रामचरित है ना ये तुलसीदास जी का ग्रंथ है, तो यहाँ पे रामचरित जो है ना ये महत्वपूर्ण है ना भाव, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एकहरी क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, और यहाँ पे मैंने दोहरी इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। देखिए दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा दिल्ली चलो, चले जाओ, तो ये जो वाक्य है ये क्या होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद हमारा 8वां है योजक चिन्ह, थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए उद्धरण चिन्ह मतलब एकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह, जैसे हमारा होता है ना 1 इन्वर्टेड कॉमा एंड 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए रामचरितमानस एक ग्रंथ प्रसिद्ध है तुलसीदास जी का, ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एकहरी उद्धरण चिन्ह लगाया। अब दोहरी कब लगाया, दिल्ली चलो, चले जाओ, सुभाष चंद्र जी ने कहा था ना दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र जी ने कहा था दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो पर हमने क्या किया है, यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह का निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 8वां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहा जाता है, योजक चिन्ह को हाइफन कहा जाता है, और आपको ये शब्द लिखते समय ये समझ में आ जाएगा, इसलिए सिर्फ मैंने इसका उदाहरण दिया है। 2 शब्द है उसके बीच में ये जो छोटी बेटी डैश के जैसा ही लगता है, लेकिन ये हाइफन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल के लिए सुख दुख रात दिन, रात और दिन नहीं लिखते, हम लिखते समय कैसे लिखते हैं, रात दिन, सुख और दुख ऐसे नहीं लिखते, सुख दुख, तो इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। और हमारा 9वां है लाघव चिन्ह, इसे क्या कहा जाता है, कोई भी एक आध प्रसिद्ध व्यक्ति हो, किसी ने भी क्या है, मतलब कोई भी एक आध प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ये लाघव चिन्ह जो होता है वो लगाया जाता है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
किसी भी बड़े और बड़े मतलब बड़े या खास जो होते हैं ना वो शब्द लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े और प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर शब्द लिखना है तो मैं ऐसा लिखती हूँ, ये लाघव चिन्ह लगाती हूँ और इसे डॉक्टर, ये ऐसा शब्द हम लिखते हैं। पंडित जी लिखना है तो हम क्या करते हैं, प इसके आगे क्या करते हैं, लाघव चिन्ह लगाते हैं, तो इसे कहा जाता है लाघव चिन्ह। ये है योजक चिन्ह और यहाँ पर मैंने ये 7 जो चिन्ह है ये भी आपको यहाँ पे मैंने स्पष्ट करके बताया। तो बच्चों आपको समझ में ही आया होगा कि विराम चिन्ह कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 9 स्पष्ट किए हैं। इस विराम चिन्ह के मैंने यहाँ पे उदाहरण भी आपको बताया है। ये सब आपको अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में लिखना है। यही आपका क्या है, होमवर्क है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि टीचर ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये जो विराम चिन्ह है वो समझ में ही आए। धन्यवाद बच्चों।